4 प्रीलिम्स बैक टू बैक क्रैक करना, स्ट्रैटेजी क्या है और किन चीज़ों की वजह से कर पाए हो? प्री एग्जाम में ऐसा होता है, सबसे पहले तो 2 दिन पहले से एंजाइटी होती है। आपने जो पढ़ रखा है आप उस किताब को ऐसा उल्टेंगे तो आपको लगेगा कुछ याद नहीं और ये सबके साथ होता है। जब इंटरव्यू दिया तो क्या ऑब्जर्व किया है, क्या सवाल पूछे गए, ओवरऑल उस इंटरव्यू हॉल की वाइब क्या थी? अपना सर्कल बहुत सोच समझ के डिसाइड करिए, क्योंकि इस जर्नी में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। डू यू फील कि इंदौर आना ज़रूरी है या किसी कोचिंग के साथ तैयारी करना ज़रूरी है? कोचिंग आपको सब कुछ नहीं देती है, लेकिन एक डायरेक्शन दे देती है। जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, और आप अपने सपने और अपने घर वालों की जो उम्मीदें लेके यहाँ आ रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। अगर स्टडी आवर्स को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना चाहिए? कि आप नॉन स्टॉप मत पढ़िए, बिल्कुल बैठ के थोड़ा सा, और कभी संडे को कहीं चले जाइए, थोड़ा सा निकल जाइए बाहर, थोड़ा सा लाइफ को हल्का फुल्का एक्सप्लोर कर लीजिए, कभी दोस्तों के साथ कभी कभी बैठ लीजिए। तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए। बाहर का मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक काम नहीं आता है। मैं अपने नाम के आगे अफसर लिखाऊंगी, और दूसरा मोटिवेशन ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अगर इस शहर में आई हूँ तो मैं इस शहर से कुछ तो लेके ही जाऊँगी, खाली हाथ में इस शहर से नहीं जाऊँगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए गूगल फॉर्म की लिंक को रखा है, जाइए उस लिंक को फिल कीजिए। उस लिंक को फिल करने से आपको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी, आपको मिल सकती है वहां से MPPSC से रिलेटेड फ्री कैरियर काउंसलिंग। उसका फायदा उठाइए, गूगल फॉर्म को फिल कीजिए। आपके जो भी सवाल है उस फॉर्म में आखिरी में सजेशन या कमेंट का एक आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आप आपके सवाल भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो दिस वीडियो इज पावर्ड बाय GS स्टडी कैफे, जहां आपको मिलता है लाइब्रेरी से बेहतर माहौल आपकी बेहतर पढ़ाई के लिए। थैंक यू सो मच, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू इंडियन एस्पिरेंट शो। आप सभी जानते हैं MPPSC 2021 का रिजल्ट फाइनली आ गया है। इस रिजल्ट में आने में बहुत टाइम लगा है, क्योंकि 2024 के अंदर रिजल्ट आ रहा है। आज हम MPPSC के कई सारे टॉपर से बात करने वाले हैं। ये हमारा सेकंड पॉडकास्ट है जिसमें हम बात करने वाले हैं रश्मि पांडे जी से। इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हैं इनकी स्टोरी के, इनकी लाइफ के अंदर, इनकी प्रिपरेशन लाइफ के अंदर। तो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक श्योर कि आप इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। प्लीज वेलकम रश्मि पांडे ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। रश्मि जी, स्वागत है आपका। थैंक यू आशीष। कैसे हैं आप? बस बढ़िया, अभी तो बहुत बढ़िया। ओके, क्या हो रहा है जब रिजल्ट आया? रिजल्ट आने के बाद से क्या कुछ हो रहा है? लाइफ कैसे चेंज हुई है? रिजल्ट आने के बाद से ये हुआ है कि मतलब लाइफ एकदम चेंज हो गई है। अलग से सोशल स्टेटस बढ़ गया है। लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया, क्या किया। एक सुकून है कि इतने अप्स डाउन देखने के बाद फाइनली जब लिस्ट में अपना नाम देखा तो ऐसा लगा हाँ कुछ तो किया, चलो ठीक है। सो लाइफ कम्प्लीटली चेंज। नाइस। अच्छा, एक चीज़ इससे बात करना है कि हर एस्पिरेंट की अपनी एक कहानी है और ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट की ज़िंदगी के अपने अपने संघर्ष है। मैं जानना चाहूँगा आपकी कहानी क्या है और आपकी कहानी के संघर्ष क्या है, वो पहले आप एक बार ऑडियंस को बता दीजिए। मैंने सरस्वती शिशु मंदिर से अपनी स्कूलिंग की। उसके बाद मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट था, मैंने BCom और MCom किया हुआ है। ठीक है। क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो जनरली ऐसा रहता है कि आप कोई एक जॉब कर लीजिए, कोई ऐसा नहीं रहता PSC। और घर पे मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मुझे कोई ऐसे गाइडेंस करने वाला भी नहीं था कि आप PSC की तरफ चाहिए। तो मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अपने MCom मतलब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी भी कंटिन्यू रखी। 2018 में मेरे एक सर हैं उत्तम सिंह, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उनने मुझे PSC के बारे में बताया कि ऐसा है और ये पोस्ट होती हैं, तुम ट्राई करो, तुम्हारे अंदर है, तुम कर लोगी। प्लस मेरे एक दोस्त हैं राजा, उनने मुझे बहुत इनकरेज किया कि नहीं आप कर सकती हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है। मैंने PSC का सिलेबस फिर वहाँ से उठाया। मैंने कहा ठीक है स्टार्ट करते हैं, और अपने पापा को समझाया। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मैंने उनसे कहा मैं ये करना चाहती हूँ PSC, मैं वनडे एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाना चाहती हूँ। तो मैंने PSC का सिलेबस उठाया। कुछ ही वक्त हुआ था और प्री होने वाला था PSC का 2018 का। ओके। तैयारी मेरी इतनी नहीं थी, मैंने दिया और मेरा प्री नहीं निकल पाया था। ठीक है। पर फिर भी मुझे ऐसा लग गया था कि मैं कर सकती हूँ, मतलब ये एग्ज़ाम मैं दे सकती हूँ और मैं निकाल लूँगी। उसके बाद आगे मैंने 2019 का प्री दिया। 2019 का प्री देने के बाद मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। मैं इंदौर आ चुकी थी तब तक, मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। और फिर प्री क्वालिफाई होने के बाद आपको पता है कोविड आ गया। राइट। और फिर ऐसा हुआ कि पढ़ाई में एक ब्रेक लग गया, हम घर चले गए और घर में इतने सोर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। फिर मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की घर से ही, जो भी लिमिटेड सोर्स थे वहीं से, कि चलो ठीक है अब प्री क्लियर है, मेंस क्लियर करना है, क्योंकि फाइनल एम तो सेलेक्ट होना है। करेक्ट। मैंने मेंस की तैयारी स्टार्ट की, ठीक है जो भी सोर्स। उसके बाद कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ, हम वापस इंदौर आए, मेंस होने वाला था। पूरी एनर्जी जितनी मैं लगा सकती थी उतनी एनर्जी के साथ मैंने अपना मेंस दिया। ठीक है। मेंस देने के बाद कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट का थोड़ा सा कुछ वो विवादित था 2019 का रिज़ल्ट, इसकी वजह से रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा था। ठीक है।
तो फिर भी वेट था क्योंकि मेंस अच्छा गया था, तो ऐसा लग रहा था मेंस क्लियर हो जाएगा, चलो ठीक है आगे की जो भी तैयारी है वो करते हैं। 20 का सिलेबस भी फिर चेंज हो गया था, कुछ दिन बाद ऐसा हुआ था। 2019 का फिर ये चलने लगा कि अब कुछ बच्चे बाहर हो सकते हैं, कुछ अंदर हो सकते हैं। तो मन में ये था कि चलो मेंस का रिजल्ट भी आया, क्वालिफाई हो गए, चलो क्वालिफाई हो गए। पहली बार में आपने मेंस दिया, क्वालिफाई हो गए, एक अलग हाइप थी कि मेंस निकल गया। घर पे भी, रिश्तेदारों को भी बताया, आसपास भी दोस्तों को ऐसा लग रहा था चलो इसने कर लिया हम भी कर लेंगे, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आ गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ये हुआ कि कुछ बच्चों को बाहर किया जा सकता है, थोड़ा विवादित थी वो परीक्षा कुछ कारणों से। ठीक है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि चलो चल रहा था, कोई ऐसा आ नहीं रहा था, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से कि बाहर करना है अंदर करना है। मैंने मॉक स्टार्ट कर दिए कि तैयारी करते हैं हम इंटरव्यू की। मैं अपने जो ड्रेसेस वगैरह रहते हैं इंटरव्यू के सब लेके आ गई। मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। मॉक स्टार्ट हो गए और अचानक से ऐसा होता है कि एक दिन एक दिन ऐसा होता है कि रिजल्ट आता है और आपको पता चलता है आप बाहर हैं। आराम से, प्लीज बी काम। सेलेक्ट हो जाने के बाद बाहर होना बहुत डिफ़िकल्ट था। उस चीज़ को संभालना और पेरेंट्स को समझाना कि इजी। वो एक फ्लैशबैक हुआ से, सॉरी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करें। ठीक है, रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में 31 गर्ल्स को बाहर कर दिया गया था। उस 31 में मेरा रोल नंबर सबसे ऊपर था। तो उस चीज़ में ये था कि पेरेंट्स को अब ये बताना, क्योंकि उन्हें तो ये पता था इंटरव्यू होने वाला है, मुझे भी ये पता था कि इंटरव्यू होने वाला है अब। और वो रात मेरे को ऐसा लगता है मेरे जीवन की सबसे बेकार रात थी, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोई। मुझे लगा ये मेरे साथ अचानक से क्या हुआ, अभी तक तो सब कुछ ठीक था, मैं इंटरव्यू देने वाली थी, अब मैं प्री से ही बाहर हो गई हूँ। ठीक है, फिर न्यूज़पेपर में आ गया था, तो अगले दिन पेरेंट्स का फ़ोन भी आया, बोले बेटा ये क्या है, कैसा क्या है। तो मैंने उनको फिर आराम से समझाया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थी और जिसकी वजह से अब मैं बाहर हो चुकी हूँ और अब देखते हैं आगे क्या होता है 19 का, क्योंकि कोर्ट वगैरह में कोशिश करते हैं अगर कुछ हो पाता है। नहीं तो मैंने उनको ये कह दिया था कि आप अब इससे उम्मीद मत रखना, क्योंकि आप जितनी उम्मीदें लगाते हैं वो जितनी बार टूटती हैं आपको उतनी बार बुरा लगता है। मैंने कहा आप 19 को अभी छोड़ो, मैं आगे का देखती हूँ क्या कैसा है। 20 का 19 की वजह से मेरा 20 का जो MPPSC का एग्ज़ाम था वो भी गड़बड़ हो गया, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस मेरे को इतना ज़्यादा हो गया था कि अभी मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि एज के हिसाब से घर से भी शादी का प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पर मैंने कहा चलो ठीक है, 10 दिन मैं अपने आप को कंसोल करती रही, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एक दिन बैठने के बाद मैंने बस ये सोचा कि रश्मि तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो तू यहाँ बैठ के रो ले और अपना ये जो सामान लेके तू इस शहर में आई थी ये सोच के कि तुझे कुछ करना है, तो ये सब तू उठा और घर चली जा, या दूसरा तेरे पास रास्ता है कि तू आगे बढ़ और जो तूने सोचा था कि एक दिन MPPSC का जब रिजल्ट आएगा उस लिस्ट में तेरा नाम रहेगा तो उधर तू वापस लग जा। मैंने अपने आप को समझाया और मैंने वापस से शुरू किया 21 जब मैंने शुरू किया तो 21 में 13 और 87 की एक लिस्ट आ रही है अलग अलग। तो मेरा ये था कि मुझे 13 में भी नहीं जाना है, क्योंकि 13 के रिजल्ट का थोड़ा सा इशू है, नहीं आ रहा है अभी। मैंने 21 की प्री स्टार्ट की, नया सिलेबस था, फिर से मैंने सब कुछ वापस स्टार्ट किया। प्री मेरा क्वालिफाई हो गया 21 का भी। 70 जो मेन लिस्ट है 87 उसमें मेरा क्वालिफाई हो गया। अब प्री क्वालिफाई होने के बाद मेंस होने वाला था, कुछ कारणों से मेंस की जो डेट थी वो एक्सटेंड हो गई थी कुछ दिन बाद। फिर उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की और ये मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेंस मेरा निकल जाएगा, क्योंकि आप जब लिख के आते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अंदर ये हो जाता है कि हाँ ठीक गया है और पता लग जाता है। हाँ, क्योंकि एक बार 19 का निकला हुआ था तो ये एक आइडिया हो गया था कि हाँ इस तरीके से अगर मैंने लिखा है तो निकल जाएगा। ठीक है, 19 का मेरा मेंस दे दिया था मैंने, और आपको पता भी 1 साल में कंटिन्यूस प्री मेंस होते गए और रिजल्ट का ऐसा कुछ था नहीं, तो अभी सामने लग रहा था जो भी प्री आ रहा है मेंस आ रहा है वो देते जाओ बस। 21 का रिजल्ट तो अभी आया, फिर उसके उसी बीच 22 का प्री हुआ तो मेरा 22 का प्री भी निकल गया, मैंने 22 का मेंस दिया। फिर 23 का प्री हुआ, वो 23 का प्री भी निकल गया, मैंने 23 का भी मेंस दिया है। ठीक है, और अभी हाल ही में 4 दिन पहले 21 का रिजल्ट आया है, उसमें मुझे फाइनली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट मिली। जस्ट एक दिन बाद 22 का भी मेंस का रिजल्ट आया है, वो भी मेरा क्वालिफाई है और आगे मैं अपना इंटरव्यू फिर उसका दूंगी। वाह, वंडरफुल। क्योंकि इसमें ना सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग ये कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप मॉक की तैयारी कर रहे हो और सडनली आपको पता लगता है कि आप प्री से ही बाहर हो चुके हो,
इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट ये जो भी प्रोसेस हुई है इसके अंदर अल्टीमेटली जो नुकसान हुआ है उस बच्चे का हुआ है जो सिलेक्ट हो चुका था। प्रॉब्लम यही होता है कि जब आपको गलती आपकी पता होती है कि चलो हो सकता है कि प्री में आपने कुछ गड़बड़ किया, मेंस में आपने गड़बड़ किया, तो आप अपने आप को समझा लेते हैं। Correct. जब आपको पता होता है आपकी गलती भी नहीं है और आप बाहर हैं, तो उस वक्त में संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने कहा जर्नी है लाइफ की। राइट, हमको प्रिपरेशन के बारे में बात करना है कि प्रिपरेशन आपने कैसे किया, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की, कैसे प्लान किया। बट उसके पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ओर बात करना चाहता हूँ। एज ए सेड कि जब प्रीलिम्स से आप बाहर हुए या जब आपको उस कोर्ट केस की वजह से बाहर होना पड़ा, हाँ जी। तो जब आप बाहर हुए उस टाइम पे आपने बताया मेंटल स्ट्रेस था, और वो मेंटल स्ट्रेस तब आता है मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट को जब एक बार, दो बार, तीन बार में एग्जाम नहीं क्रैक होता। अगर एक बार भी एग्जाम क्रैक नहीं होता वो आपको मेंटली अफेक्ट करता है। उस सिचुएशन को कैसे डील करना चाहिए और कितना ज़रूरी है एस्पिरेंट का मेंटल हेल्थ को समझना? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर आपका किसी भी कारण, जीवन में सिर्फ पीएससी नहीं, आपको कोई भी अगर असफलता मिलती है तो उस वक्त पे आपको, अगर आपको रोना आ रहा है आप रो लीजिए, अगर आपको अकेले बैठना है आप बैठ लीजिए, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप अपने आप को ये समझाइए, अपने से बात करिए और अपने आप को ये समझाइए कि आप क्यों आए थे या आपने क्यों शुरू की थी। जो भी चीज़ आपने शुरू की है लाइफ में वो आपने क्यों शुरू की है, और लास्ट में आपको अपना जो आपका गोल था वो आपको अचीव करना है या फिर आपको बीच में ही रुक जाना है। तो आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करिए। बाहर का मोटिवेशन बहुत लंबे समय तक काम नहीं आता है, ठीक। और हो सकता है तो अगर आपको फिर भी नहीं अच्छा लग रहा, आपके कोई दोस्त हैं, आपके परिवार वाले हैं, आप उनसे बात करिए, अपने आप को थोड़ा हील करिए और उसके बाद आप अपनी जो भी आपका गोल है उसमें आप वापस से लग जाइए। नाइस, वंडरफुल। और मुझे भी लगता है क्योंकि जब मैंने यूपीएससी टॉपर्स और एमपीपीएससी टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली एमपीपीएससी की हम जब बात कर रहे हैं तो 19-20 के रिजल्ट बहुत लेट आए हैं। हाँ। फिर 21 का रिजल्ट अब आ रहा है, 22 का अब जाके रिजल्ट आ रहा है मेंस का। तो इन चीज़ों की वजह से ना बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए हैं और टाइम बहुत हो गया, बहुत सारे एस्पिरेंट एग्जाम छोड़ भी चुके हैं। इवन बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। प्रीलिम्स जब आपने पहली बार दिया 2018 का, उसके पहले आपने कितने टाइम प्रिपरेशन किया था? मैंने 2017 से स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे पहले इस बारे में इतना पता नहीं था। जब मुझे पता चला तो मैंने 17 से स्टार्ट की थी, हाफ ऑफ 17 से स्टार्ट किया था और 18 का फिर मैंने प्री दिया। ओके, कितने महीने की तैयारी होगी मोटा मोटा? 6 महीने की ऑलमोस्ट तैयारी थी उस टाइम में। मतलब मैं मेंस पढ़ रही थी, फिर प्री आ गया तो मैंने 2 महीने पूरा प्री को देख के प्री पढ़ा था, पर हो गया कुछ कमियां रह गई मुझसे ही, जिसकी वजह से मेरा प्री नहीं क्वालिफाई हुआ था। ओके, अगर आज कोई एस्पिरेंट है जो अपने आने वाला प्रीलिम्स टारगेट कर रहा है, जैसे 2024 का प्रीलिम्स तो बहुत पास आ चुका है, अब अपकमिंग प्रीलिम्स जो आने वाला है उसकी अगर उसको सटीक तैयारी और सटीक प्लानिंग करनी है तो उसको कैसे इस एग्जाम में एंटर करना चाहिए? देखिए, प्री की तैयारी आपको ऐसे करनी है कि सबसे पहले तो आप मेंस फोकस करिए। अगर आप मेंस फोकस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो हर सब्जेक्ट को लेकर और समझ जो है वो क्लियर रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपका अगर प्री आ गया है तो आप 1 से 1.5 महीना या 2 महीना अपना प्री के लिए दीजिए। प्री में आपको ये करना है कि आपको फैक्ट पे काम करना है। एमपीपीएससी का जो ट्रेंड रहा है वो फैक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। प्लस आप अपने सिलेबस को मेरी समझ में 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए। जैसे जो छोटी यूनिट्स हैं और जो कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और उन्हें जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे एमपी हो गया, आईटी हो गया, ऐसे कुछ यूनिट्स हैं, उनको आप रोज कोशिश करिए कि आप 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जो भी दे सकते हैं वो दीजिए। और जो बड़े सब्जेक्ट हैं उनको आप कोशिश करिए कि उनको आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिए। करंट पे ध्यान दीजिए और एमपी के करंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एमपी का करंट एमपीपीएससी का ट्रेंड रहा है वो ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और रिवीजन करिए बार बार। ये कोशिश करिए कि जितनी बार आपका सिलेबस आपकी नज़र से निकल जाएगा, सब्जेक्ट जितनी बार आपकी नज़र से निकल जाएंगे, आपको वो चीज़ें वहाँ पर रिकॉल होंगी जब क्वेश्चन आएंगे तो, ठीक है। तो ये है। और बाकी तो प्री आता है तो वैसे भी 10, 12, 15 कुछ घंटे पता ही नहीं चलते जितना हो सकता है इंसान करता है। राइट। अच्छा, अगर किसी को तैयारी जब शुरू करनी है तो बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट करें? शुड दे रीड एनसीईआरटी? आपने पढ़ा था एनसीईआरटी को लेकर मेरा जो ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो ये कि अगर आपका स्कूलिंग बहुत अच्छा हुआ है और आपको समझ है उस सब्जेक्ट की तो आपको एनसीईआरटी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आपका स्कूलिंग अच्छा नहीं तो फिर आपको एनसीईआरटी करना चाहिए। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है और एमपीपीएससी के बेस की शुरुआत कैसे करना चाहिए? देखिए, मैंने तो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। ओके। मैंने जो भी कुछ ऐसी नोट्स रही हैं या कुछ ऐसी बुक्स रही हैं उन्हीं को प्रेफर किया है। एनसीईआरटी तो मैंने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मेरी स्कूलिंग ठीक रही है। तो अगर आपको ऐसा लगता है आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, एक बार मान लीजिए आप ऐसा है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं,
ठीक है, और आप शुरू कर रहे हैं तो आपके पास बहुत समय है अभी फिलहाल, तो आप एनसीईआरटी को एक बार रीड कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज रहती है, आप आसानी से उन चीज़ों को समझ सकेंगे। और अगर ऐसा है कि आप ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हैं चीज़ों को, तो फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड नहीं, यूपीएससी वाली आपको नहीं पकड़नी है, यूपीएससी और एमपीपीएससी के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो आप कुछ नोट्स ले सकते हैं, किसी कोचिंग की नोट्स ले सकते हैं और वहाँ से आप अपनी समझ बनाइए, मैपिंग पे थोड़ा काम करिए, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा धीरे धीरे। ये मेरी मतलब वो रहेगा कि जो बिगनर्स है वो ऐसे स्टार्ट करें धीरे। ओके, प्रीलिम्स को लेकर अगर स्पेसिफिक बात करें, आपने 4 बार प्रीलिम्स दिया है, 5 बार प्रीलिम्स दिया है गेस, तो प्रीलिम्स में ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने सही की, क्योंकि फर्स्ट आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ, 2020 वाला नहीं हुआ, है ना, उसके अलावा बाकी सारे प्रीलिम्स आपने किए हैं, चाहे वो 19 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 4 प्रीलिम्स बैक टू बैक क्रैक करना, स्ट्रैटेजी क्या है और किन चीज़ों की उसे कर पाए हो? स्ट्रैटेजी ये कि मैंने जैसे आपको बताया कि आप सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि हम बड़े सब्जेक्ट में इतना उलझ जाते हैं कि जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है वो सब्जेक्ट हम फोकस नहीं कर पाते। बड़े सब्जेक्ट से आपको पता है कि 2 से 4 क्वेश्चन ही आने हैं, लेकिन आपके जो छोटे कुछ सब्जेक्ट है वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन दे रहे हैं, कम समय में पूरे हो रहे हैं, तो आप सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़िए, बिल्कुल फोकस रहिए। 1 महीने 1.5 महीने जो आपने दिया है, बार बार कोशिश करिए जितनी बार आपका रिवीजन हो जाए, और पुराना पेपर ज़रूर देखिए। जो पुराने पेपर होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन दे देते हैं कि आपका कौन सा जो सेक्शन है वो ज़्यादा पूछ रहा है या किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत, मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको भी देखा है, एक बुक बोलूँगी लूसेंट जो सबकी फेवरेट है, अगर किसी को बताओ तो उनको, कई लोगों को ऐसा लगता है ये क्यों, जबकि आपको पता है कि उसमें इतने फैक्ट है कि उसी को आप पूरा नहीं कर पाएंगे। करेक्ट है। और बहुत सारे क्वेश्चंस उससे आते हैं, मैंने तो प्रेफर की है लूसेंट, मुझे बहुत पसंद भी है लूसेंट इसीलिए तो आप उसको प्रेफर करिए, और मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, आपके पास टाइम है, जैसे आप पहली बार दे रहे हैं या दूसरी बार है आपका, तो आप कुछ क्वेश्चंस लगाइए, टेस्ट लगाइए, मस्ट है, ये मस्त सोचिए कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा तब आप जाएंगे टेस्ट लगाने, आप टेस्ट लगाते रहिए। कुछ टेस्ट लगाने से एक चीज़ ये हो जाएगी कि आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्शन आपका ज़्यादा सही है और कौन सा पोर्शन आपका भी गड़बड़ जा रहा है। और टेस्ट में आपको डीमोटिवेट नहीं होना है कि आपके नंबर अगर 60-50 कुछ आ रहे हैं तो आप ये सोच लिए कि अरे ये तो मुझसे बन ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आपको बस ये देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन सही गया टेस्ट में, कौन सा पोर्शन गड़बड़ गया है। आप घर आइए और उस पोर्शन को अपने कंप्लीट करिए। टेस्ट लगाने का ये मोटिव होता है, और यही प्री का होल मतलब स्ट्रेटजी है, और प्री ऐसे ही क्वालिफाई होता है। प्री एग्जाम में आपको कभी एंजाइटी फील हुई है? क्योंकि प्री में कई सारे एस्पिरेंट डर जाते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको एंजाइटी फील होती है। आपके लिए प्री एग्जाम में जब आप बैठते हो तब क्या आपको ऐसा डर सा फील हुआ है? प्री एग्जाम में ऐसा होता है, सबसे पहले तो 2 दिन पहले से एंजाइटी होती है। आपने जो पढ़ रखा है, आप उस किताब को ऐसा उल्टेंगे तो आपको लगेगा कुछ याद नहीं है और ये सबके साथ होता है। मतलब नए बच्चों को ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ हो रहा है, हमें तो कुछ बन ही नहीं रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ भी हुआ, और सब जो भी सेलेक्ट बच्चे, सबके साथ ऐसा होता है। 2 दिन पहले तो कुछ समझ नहीं आता। हाँ, एग्जाम हॉल में घुसने पे शुरुआत में पहला जब मैंने प्री दिया था तो मुझे 19 वाले में भी डर लगा था, लेकिन मैं ये चीज़ कहूँगी कि आप जब घुसिए एग्जाम हॉल में तो आप ये सोच के घुसिए कि बस मैंने जितना पढ़ा है वो मुझे इस 2 घंटे में डिलीवर करना है। ठीक, तो आप किसी तरीके से अपने आप को कंसोल करिए वहाँ पे आराम से कि कोई बात नहीं, मैंने सब पढ़ रखा है, मुझसे बनेगा, और ईश्वर का नाम लीजिए और घुस जाइए बस कॉन्फिडेंस के साथ। हाँ, बस वहाँ पे अपने आप को स्ट्रेस मत दीजिए, वरना आपसे बनते हुए क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएंगे वहाँ पे। मेंस की बात करें तो मेंस का आप थोड़ा सब्जेक्ट वाइज बात कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी आपने की है? ठीक है, मेंस में जैसे पहले तो मैं अगर थर्ड पेपर को पकड़ूंगी, क्योंकि सबको डर रहता है सबसे ज़्यादा थर्ड पेपर का। तो ये कि मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, मेरे लिए तो थर्ड पेपर के सारे ही सब्जेक्ट बहुत नए थे। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट उठाइए, जैसे बायोलॉजी आप उठा रहे हैं, केमिस्ट्री आप उठा रहे हैं, आपने 20 का देखा होगा पेपर केमिस्ट्री में, अब ऐसा हो रहा है कि आपसे 11th क्लास की केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी उठा के पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो आप पुराने पेपर उठाइए। सबसे पहला आपको एग्जाम मेंस की तैयारी करनी है, आप पुराने पेपर उठाइए। वहाँ से आपको ये पता चलेगा कि कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस क्वेश्चन को मुझे 3 नंबर के हिसाब से तैयार करना है, किसे मुझे 11 नंबर के हिसाब से तैयार करना है। ठीक, फिर आप थर्ड पेपर में जैसे उठाइए कोई भी, आप एक बुक लीजिए जो आपको समझ में आ रही है। अगर आप कोई कोचिंग कर रहे हैं और कोचिंग के नोट्स अगर सफिशिएंट है तो वो, उसके अलावा आप किसी और कोचिंग की बुक प्रेफर कर सकते हैं। अपनी समझ बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी नोट्स बना सकते हैं, जैसे मैंने मेरी नोट्स बना रखी हैं, अगर आपको लगता है आप अपनी नोट्स बना सकते हैं तो आप बनाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। ठीक, तो ये
थर्ड पेपर की बात हो गई। सेकंड पेपर में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपके कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास, भरोसा रखिए उन पे। अगर आपको और कोई मार्केट से एक आध नोट्स लेने तो आप ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नोट्स की भीड़ बिल्कुल नहीं लगानी है आपको अपने आसपास। उसमें समझ बनाइए और उसके बाद उसको पढ़िए आराम से। फिर जब आपकी समझ बन जाए, ये तब की बात मैं कर रही हूँ जब अगर आपका मेंस नहीं है 4 महीने बाद, तो आप आराम से अपनी सब्जेक्टों पे समझ बनाइए, अपनी नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाइए। अब ऐसा हो गया कि आपका 4 महीने बाद पेपर ही है, तो जैसे ही आपने प्री दिया, बहुत ज़्यादा वेट मत करिए, आप टेस्ट सीरीज लगाइए। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि नहीं जब मैं एक बार पढ़ लेता हूँ अपना सिलेबस उसके बाद टेस्ट लगाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपने पहले भी बहुत कुछ पढ़ रखा है और जब आपने पढ़ लिया है उसको आपको डिलीवर करना आना चाहिए अपनी कॉपी में, क्योंकि अल्टीमेट आपकी कॉपी ही वहाँ जाएगी। तो आप 4 महीने बाद अगर आपका पेपर है, आप टेस्ट लगाइए, लिखिए, देखिए कि मुझसे कहाँ क्या कैसा नहीं बन रहा है। उसके बाद ये सारी चीज़ होने के बाद आप करंट पे फोकस रखिए अपना। ठीक है, जैसे कि आपको डाटा डालना है अपने आंसर्स को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हर व्यक्ति लिख रहा है, वो उनको इम्प्रेस नहीं करेगी। तो आप करंट पे काम करिए। इकोनॉमी सर्वे आता है या कोई ऐसी बुक आ रही है करंट की, अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो वेल एंड इनफ है, लेकिन मैं तो नहीं पढ़ पा रही थी। तो आप कोई ऐसी बुक ले लीजिए, उससे आप अपने करंट के नोट्स 4-5 पेज निकालिए, वहाँ पे सब कुछ लिख लीजिए हर टॉपिक के हिसाब से, और उसको रख लीजिए। और सुबह जब उठिए तो आप उसको एक बार पलट लीजिए कि ये मेरा करंट है और ये डाटा मुझे डालना है अपनी कॉपी में। तो आप टेस्ट पेपर में भी कोशिश करिए कि वो आप डाल सके। टेस्ट पेपर में आप कोशिश करिए आप डायग्राम डाल सके, आप मैप डाल सके, तो आपको टेस्ट ये आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मेरे नंबर यहाँ पे अच्छे आ रहे हैं या यहाँ पे मेरे नंबर कट रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी मेंस की तैयारी कर सकते हैं। नाइस। मेंस में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को ज़रूर से करना चाहिए? जैसे आंसर राइटिंग उनमें से एक चीज़ है, पर किन ऐसी पैरामीटर्स पे फोकस आपको करना चाहिए मेंस को अच्छे से क्रैक करने के लिए? मेंस में क्रैक करने के लिए एक तो जैसे आपने बताया कि आंसर राइटिंग करनी है। दूसरी चीज़ आपको रिवीजन करना है मस्ट, क्योंकि वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि आपको बनती हुई चीज़ें भी याद नहीं आती हैं, तो आपको रिवीजन करना है। कंसिस्टेंसी अपनी बिल्कुल बना के चलनी है। आपको करंट अफेयर पे काम करना है, क्योंकि आप अपने आंसर्स पे करंट अफेयर ज़रूर डालिए। आपको मैपिंग पे काम करना है। आपको ज्योग्राफी है या अगर साइंस का कोई सेक्शन है तो आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए। कोशिश करिए थोड़ा साफ सुथरा लिखिए, दूर दूर लिखिए, जिससे वहाँ भी उन्हें भी अच्छा लगे देख के आपकी कॉपी। और बस लिखते रहिए ताकि आपके हाथ का और आपके दिमाग का एक बैलेंस जो है वो बना रहे। राइट। इंटरव्यू को लेकर बात करते हैं। हाँ जी। 2019 का इंटरव्यू आप नहीं दे पाए हो। मॉक्स दिए थे? हाँ, मॉक तो कंटिन्यू दे रही थी मैं 2019 में भी। ओके। जब इंटरव्यू की आप तैयारी करते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में आपको यू नो द सिलेबस, आपको पता है कि बाउंड्रीज क्या है जिसके अंदर आपको खेलना है। बट इंटरव्यू के अंदर कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी चीज़ पे बात हो सकती है। इंटरव्यू में सबके ऑब्जर्वेशंस अपने अलग होते हैं। जब इंटरव्यू दिया तो क्या ऑब्जर्व किया है, क्या सवाल पूछे गए, ओवरऑल उस इंटरव्यू हॉल की वाइब क्या थी? जब मैं इंटरव्यू में अंदर गई थी, मैंने यहाँ बहुत सारे मॉक दिए थे। मॉक में कई बार तो मैं डर भी जाती थी, मुझे ऐसा लगता था मुझसे नहीं बन पा रहा है क्या। पर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे बहुत ही काम माहौल रहता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं, डराने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है वहाँ पे। वो आपको बहुत आराम से ट्रीट करते हैं। आप आराम से जाइए, बैठिए। मेरे से तो पहला ही सवाल ये हुआ था, क्योंकि एक दिन पहले रामनवमी थी। तो एक गाना है लोकगीत, सोहर गाया जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। तो उनने तो शुरुआत ही मुझसे इससे की थी कि रश्मि तुम तो सोहर सुनाओ क्या है। अब क्योंकि मेरी हॉबी थी लोकगीत, तो मैंने उनको सुना दिया था। करंट के ऊपर मुझसे बात हुई थी, क्योंकि उस समय इलेक्शन चल रहे थे। तो इलेक्शन में क्या कैसा है, और ईडी का मुद्दा उस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था। तो ईडी के बारे में उन्होंने पूछा कि ये कैसे बना हुआ है और किस अधिनियम के तहत बना हुआ है। ठीक है। साथ ही मुझसे कुछ वैसे क्वेश्चन भी थे कि आप महिला हैं तो आप महिलाओं के लिए क्या करेंगी। मैंने उन्हें जो भी मेरे समझ से आंसर थे वो किए। और शराब के ऊपर कुछ क्वेश्चन थे कि शराब बंदी कर दी जाए क्या। तो आपको एक प्रशासनिक, आपको ये सोच के आंसर करना है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट ये नहीं कह देना कि नहीं हाँ बंद ही कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक डिपार्टमेंट है इसका। तो एक सूदिंग माहौल रहता है, आराम से आप अपने आंसर करिए। बिल्कुल वो लोग डराते नहीं हैं, आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। बहुत अच्छा था, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था इंटरव्यू को लेकर। वंडरफुल। अगर एमपीपीएससी की बात करें हम, जब हमने प्री मेंस इंटरव्यू के बारे में बात की, और कुछ ऐसे एस्पिरेंट है जो घर से अभी तैयारी करते हैं इस एग्ज़ाम की,
डू यू फील कि इंदौर आना ज़रूरी है या किसी कोचिंग के साथ तैयारी करना ज़रूरी है? देखिए, जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय डिजिटल इतना सब कुछ नहीं था, अवेलेबल नहीं हो पाती थी चीज़ें। अभी तो हाल फिलहाल ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, तो आप वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोचिंग को लेके मेरा थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि कोचिंग आपको सब कुछ नहीं देती है, लेकिन एक डायरेक्शन दे देती है। वो डायरेक्शन अब हाल फिलहाल आपको डिजिटल यूट्यूब वगैरह से भी मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यूट्यूब से डिजिटल अपनी सोर्स ले सकते हैं या कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप वहाँ से करिए। घर बैठ के भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि कोचिंग खत्म होने के बाद सारा काम सेल्फ स्टडी का ही रहता है। मेरी भी कोचिंग 2019 में ख़त्म हो चुकी थी और पेपर अभी रिजल्ट 2024 में आया है। करेक्ट। तो सेल्फ स्टडी है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन कोचिंग से मिल रहा है, आप कोचिंग से लीजिए। आपके कोई सर हैं अगर ऐसे आपसे बड़े हैं, उनसे लीजिए। और अगर आपको यूट्यूब वगैरह से भी मिल रहा है कोई डायरेक्शन, तो आप बिल्कुल लीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। ओके, इंदौर में आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? डू यू फील कि इंदौर में डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा हैं कंपैरेटिव टू घर, या आपको लगा कि इंदौर में पढ़ाई हो पा रही है? इंदौर में डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है, लेकिन डिपेंड ऑन यू कि आपको कैसे रहना है। मैं भी बाहर निकलती तो मैंने देखा है, मेरा भी मन होता था कि कभी घूम आती हूँ या कहीं चली जाती हूँ, तो फिर एक बार यही लगता था कि नहीं, क्या करने आई हूँ वहाँ, ये नहीं भूलना है। क्योंकि अगर मैं घूमने में और इन सारी चीज़ों में अगर अपना ध्यान लगा दूंगी तो शायद मैं जो करने आई हूँ वो नहीं कर पाऊंगी। आपने भी देखा होगा कि इंदौर में बहुत भीड़ है, और उनमें से कुछ बच्चे ही अंदर जा रहे हैं। तो मेरा यही रहेगा कि इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। हाँ, मेरा इंदौर में क्योंकि मैं रह गई और मैं डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर थी, इस वजह से मैंने अपने रूम में मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है। अगर आप घर पे हैं तो आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। और बाकी तो इंदौर का माहौल ऐसा है कि डिस्ट्रैक्शंस तो हैं, चारों तरफ हैं। बट आपको अपने आप को संभाल के रखना हाँ, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं, और आप अपने सपने और अपने घर वालों की जो उम्मीदें लेके यहाँ आ रहे हैं, ये डिस्ट्रैक्शंस उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देगा। हो जाएगा एक बार, फिर आप घूमिए आराम से। लेकिन जब तक आप एक पढ़ाई के दौर में हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अपना पूरा जो ध्यान है वो अपनी पढ़ाई को दीजिए, और सेलेक्ट होके और इस शहर से कुछ लेके निकलिए। नाइस। रूटीन क्या था आपका? मतलब जब स्पेशली मैं अब की बात कर रहा हूँ, जब आपकी एकेडमी हो चुकी है, उसके बाद में आपने कैसे कंसिस्टेंट तैयारी की? सेल्फ स्टडी पे। मैं क्या है, मॉर्निंग पर्सन हूँ, रात में मेरी पढ़ाई होती नहीं है। तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं 6 बजे मेरा उठना, ठीक है, और उसके बाद जो भी अपना डेली रूटीन हुआ, उसके बाद मेरी आदत रहती थी कि मैं कोशिश करती थी कि करंट अफेयर एक आध घंटे में देख लूँ, क्योंकि वो आपको ऑन टाइम याद नहीं आता है। उसके बाद जो भी मैं सब्जेक्ट अपने डिसाइड करती थी, मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलती थी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ा सा बोरियत आती है। तो मैं अपना शेड्यूल बांटती थी कि हाँ, मुझे इस तरीके से एक दिन के एक पार्ट में इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, और दिन के एक पार्ट में मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 3 बजे के या 2 बजे के पहले तक। दूसरी चीज़, मैं तो नॉन स्टॉप पढ़ भी नहीं पाती हूँ, मेरा 35 मिनट के बाद फोकस नहीं होता, पता नहीं क्यों। तो आप 35 मिनट बैठिए, उसके बाद 10 मिनट इधर उधर, वापस आके अपना बैठना, ये रूटीन रहता था। रात के 9 बजे तक का रूटीन रहता था मेरा, 9 साढ़े 9। उसके बाद मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, मतलब रात में तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती थी। सुबह 6 बजे से कोशिश करती थी मैं 9 बजे तक अपनी पढ़ाई जो भी है मैंने डिसाइड किए हैं अपने जो भी टारगेट, वो मैं पूरे कर लूँ। रश्मि, जब आपने आपका रूटीन बताया कि आप सुबह 6 बजे उठते थे, रात को 9:30 तक आप जग रहे हो और पढ़ाई कर रहे हो, है ना, इस पूरे लॉन्ग रूटीन में फीमेल के साथ में रूटीन में एक प्रॉब्लम ये आती है कि आपका रूटीन मंथ में एक बार ज़रूर ब्रेक होता है जब आपको पीरियड्स होते हैं, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड वूहिल। तो जब वूहिल के ऊपर हम लोग काम करते हैं तो हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल अवेयरनेस को बहुत क्लोज से देखा है। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि यार फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप हर मंथ एक प्रोसेस के थ्रू जाते हो, दैट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। उस टाइम पे आपका रूटीन अगर डिस्टर्ब होता था तो उसको आप कैसे मैनेज करते थे, और वो फेज़ में आप तैयारी को साथ साथ में कैसे रखते थे? देखिए, क्योंकि ये तो अभी लाइफ का एक पार्ट हो जाता है, तो फिर आपको अपना एक तो माइंडसेट भी रखना पड़ता है ऐसे कि ठीक है, मुझे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। बाकी आप उस टाइम पे ये रखिए कि आप अपना थोड़ा सा ध्यान अच्छे से रखिए, मतलब आप हाइजीन पे मेन फोकस रखिए अपने, और उसके अलावा अपने खाने पीने पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए उस पीरियड पे, क्योंकि आपको पढ़ाई भी करनी है, जो वर्किंग वूमेन उन्हें काम भी करना है। ठीक है, तो अपने खाने पीने का अच्छे से फोकस रखिए आप। और अगर आपको बहुत ही दिक्कत हो रही है तो कुछ पेन किलर्स भी आप ले सकते हैं हल्की फुल्की, और अपना ध्यान रखिए आप अच्छे से उस पीरियड पे, क्योंकि आपको काम करना है तो काम भी आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ाई करनी है तो आपको वो करनी ही पड़ेगी। तो और थोड़ा सा अपने माइंडसेट को भी ऐसा रखिए एक पॉजिटिव कि ठीक है, चलो एक लाइफ का पार्ट है और मुझे इन चीज़ों पे अपने ऊपर ध्यान देना है, ऐसा। वंडरफुल।
अच्छा, एक एस्पिरेंट का जैसे जब हम रूटीन की बात करते हैं तो कई सारे एस्पिरेंट के सवाल होते हैं कि भैया हमारी पढ़ाई उतनी नहीं हो पाती जितनी करने की ज़रूरत है, हमने 3 घंटे 4 घंटे पढ़ा, उसके बाद में बोरियत से फील होती है, या उतना एनर्जी के साथ पढ़ नहीं पाते हो, वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन होती है, और अगर स्टडी आवर्स को बढ़ाना है तो उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करना चाहिए? एक कारण ये भी होता है कि जैसे आपने देखा होगा लाइब्रेरी वगैरह में भी ना बच्चे नॉन स्टॉप बैठे रहते हैं। आपका दिमाग जो है किसी चीज़ को 30, 35, 40 मिनट मैक्सिमम प्रोसेस कर पाता है, उसके बाद प्रोसेस नहीं कर पाता। करेक्ट है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप लाइब्रेरी में चले गए हैं या आप रूम में आपने टेबल और कुर्सी उठा ली है तो आपको बस पढ़ना है, आप बैठ के इस जगह से उठना ही नहीं है। आप 30-40 मिनट पढ़िए, आप कोशिश करिए कि फिर आप उठ जाइए। 10 मिनट आप बिल्कुल किताबें मत उठाइए। अगर आपके आसपास कोई, मैं जहाँ पे रहती हूँ तो मेरे ऊपर एक आंटी रहती है, उनके छोटे बच्चे हैं, तो मैं तो जाती हूँ, उनको ही थोड़ा सा इधर उधर किया तो मेरा एक माइंड फ्रेश हो गया। आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आप वापस आके बैठिए और आप देखिएगा आपका दिमाग ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेस करेगा चीज़ों को। तो ये मेरा एक रहेगा कि आप नॉन स्टॉप मत पढ़िए, बिल्कुल बैठ के थोड़ा सा, और कभी संडे को कहीं चले जाइए, थोड़ा सा निकल जाइए बाहर, थोड़ा सा लाइफ को हल्का फुल्का एक्सप्लोर कर लीजिए। कभी दोस्तों के साथ कभी कभी बैठ लीजिए, कभी अपने घर वालों से तो रोज़ बात करिए, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और आप नहीं थकेंगे, यकीन मानिए। क्योंकि जब वो आपसे बार बार पूछते हैं ना कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, हाँ हो जाएगा ना इस बार, वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। मतलब ओवरऑल आपको एक ब्रेक लेना ज़रूरी है कि आप थोड़ा टाइम पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लो, क्योंकि माइंड नहीं प्रोसेस करता है चीज़ों को एक साथ। इसलिए इस पूरी तैयारी में आपके लिए मोटिवेशन क्या रहा है? क्योंकि मुझे एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करना है, लेकिन एक चीज़ होती है कि आप इस एग्ज़ाम की प्रोसेस में थको ना और कंसिस्टेंटली करते जाओ। जैसे सेल्फ मोटिवेशन आपने बताया, बट वो सेल्फ इंस्पिरेशन आया कहाँ से? सेल्फ मोटिवेशन ऐसा आया था आशीष कि मेरे पापा का हमेशा से कहना था कि मेरे को अपनी लड़की को अफसर बनाना है। ओके। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम था। मेरे को अपने नाम के आगे ऑफिसर लिखवाना ही था। मैंने जैसे बताया कि मेरा 19 में भी जो चीज़ें मेरी गड़बड़ हुई, पर मैंने अपने आप को इसीलिए संभाला कि मैं अपने नाम के आगे अफसर लिखाऊंगी। और दूसरा मोटिवेशन ये मैंने आपको जैसे बताया कि मैं अगर इस शहर में आई हूँ तो मैं इस शहर से कुछ तो लेके ही जाऊंगी, खाली हाथ में इस शहर से नहीं जाऊंगी। ये दो चीज़ें आप रखिए और सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। आपको बाहर मैंने जैसे बताया वीडियो वगैरह कुछ मोटिवेट नहीं करते हैं इतना ज़्यादा। आप सेल्फ मोटिवेट रखिए कि आपने शुरू क्यों किया था इस जर्नी को, और आपको इसको बहुत शानदार तरीके से ख़त्म करना है। और एक चीज़ है कि जब इस लेंदी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो और इतनी टफ एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, तब आपके साथ में आसपास का जो सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बीट योर फैमिली, बीट योर फ्रेंड्स, है ना? आपके लिए वो लोग कौन थे, कैसे उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी के अंदर? सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा ऐसे रहे हैं कि उनने मुझे ये कह दिया था तुम तो करो बेटा, बाकी हम सब देख लेंगे, तुम अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। और जब आपके पेरेंट्स आपको ऐसा कह देते हैं तो उससे बड़ा सपोर्ट आपको कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे पेरेंट्स ने थ्रू आउट जर्नी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरा छोटा भाई है, उसका ऐसा रहता था कि जब मैं कभी कहूँ कि मुझसे नहीं हो पा रहा है तो वो मुझे हमेशा कहता था दीदी तू तो बनी हुई है, तू क्यों सोचती है इतना ज़्यादा, बस रिजल्ट आना बाकी है, बाकी तू सेलेक्ट है। तो वो मोटिवेशन हो गया। मेरे दोस्त हैं कई सारे, जिनमें एक राजा हैं जो मुझे हमेशा इनकरेज करते आए हैं कि नहीं आप कर लेंगी। कई दोस्त हैं मेरे कि सोनम, श्रद्धांजलि, ऐसे इनका नाम है। मतलब दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि नहीं तुम कर लोगी। एक मैं आपको वाकया भी सुनाऊंगी। अभी 2-3 पहले मेरा क्या था, गैस खराब हो गया था सिलेंडर, तो मैंने एक दोस्त से कहा, मैंने कहा यार मुझे सिलेंडर की कई व्यवस्था कर दे, अभी मेरे को रहना पड़ेगा। तो वो कहती है कि तुम्हें पर सिलेंडर क्यों चाहिए, तुम्हें 2 महीने बाद यहाँ रहना ही नहीं है। तो मैंने कहा यार अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी रुक जाओ। बोले नहीं तुम्हें तो यहाँ रहना ही नहीं है, हमें पता है तुम सेलेक्ट हो। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, आपके आसपास आपके दोस्त, आपकी फैमिली और ईश्वर का साथ होता है, आप कर ले जाते हैं। और दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अच्छे दोस्त है तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। पॉजिटिव माइंडसेट के दोस्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई नेगेटिव माइंडसेट के दोस्त भी कई बार आपके जीवन में आ जाते हैं जो आपको बहुत नेगेटिव करते हैं। तो आप अपना सर्कल बहुत सोच समझ के डिसाइड करिए, क्योंकि इस जर्नी में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी प्रोसेस में क्या सीखा है आपने? क्या ऐसे पर्सनैलिटी में आपके ट्रेस चेंज हुए हैं इस जर्नी के, इस प्रिपरेशन के अंदर? सबसे बड़ी चीज़ तो मेरे अंदर बहुत पेशेंस आ गया। इस जर्नी ने मुझे बहुत सिखाया कि आपको किस तरीके से अपनी सफलताओं को भी डील करना है और असफलताओं को भी डील करना है। मेरे अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ गया। हालांकि क्लास स्टूडेंट में मैं अच्छी रही हूँ, स्कूलिंग में भी, पर डिसिप्लिन और ज़्यादा मेरे अंदर आ गया। और सहनशीलता आ गई, ठहराव आ गया। इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है आशीष, तो आई एम हैप्पी विद दैट। आर यू हैप्पी विद योर रैंक, या आपको लगता है कि अब और प्रिपरेशन करके और अपग्रेड करना है पोस्ट को? मैंने 2022 का मैंने बताया कि मेंस मेरा क्लियर है, और मेरी उम्मीद उससे है कि मुझे इससे ऊपर वाली पोस्ट मिलेगी। और जाना तो मुझे हाईएस्ट पोस्ट पे ही है, डिप्टी कलेक्टर पे।
फिलहाल जो मिला है मैं उसमें खुश हूँ, लेकिन आगे मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी। एक चीज़ जिसके बारे में काफ़ी अभी बातचीत हो रही है, कोई अगर 19 में सिलेक्ट हुए हैं वही 20 में भी सिलेक्ट हुए हैं, उनमें से कुछ लोग 21 में भी सिलेक्ट हुए हैं। अब 21 में जो नए लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका 22 का भी मेंस निकल गया, तो वो फिर से अटेम्प्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपटीशन बहुत बढ़ता जाता है उन लोगों के लिए जो पहली बार एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मेरा व्यू ये है कि अगर आपको एक हाईएस्ट पोस्ट मिल गई है या आप जो चाहते हैं वो अगर आपको पोस्ट मिल गई है तो आप फिर आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो मत करिए। बाकी जो भी इस जर्नी में आता है उसका ये रहता है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर चाहिए, तो अगर किसी बच्चे को कोई ऐसी पोस्ट मिली है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो आगे ज़रूर ट्राई करता है। नए बच्चों के लिए मेरा यही रहेगा कि आप भी अपनी तैयारी को और इन्हेंस करिए। पुराने बच्चों के साथ थोड़ा ये हो गया है कि वही सिलेबस है, वो यूज टू हो गए हैं तो बार बार उसको लिख पा रहे हैं। पर अभी क्या बोले, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई छोड़ नहीं सकता, सबको हाईएस्ट पोस्ट ही चाहिए। और आई थिंक कि ये ज़रूरी भी है कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ लो। तो अगर आप किसी पोस्ट पे सिलेक्ट हुए और उससे ऊपर हायर पोस्ट है तो यू शुड फाइट फॉर इट। बिल्कुल, हाँ। और अगर आपको आपके मन की पोस्ट मिल गई है तो फिर आप डेफिनेटली, फिर कोई बच्चा वैसे भी पढ़ाई को सब बंद कर देना चाहते हैं, बहुत पढ़ लिया ऐसा लगता है, बस करो अभी। राइट, ऑल राइट, वंडरफुल रश्मि, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू। आई एम श्योर हम आगे भी ऐसे कई पॉडकास्ट करेंगे जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, जब आप फील्ड पे होंगे, जब आप अपनी ऑफिस को ज्वाइन कर लेंगे। एंड आई एम विशिंग यू लक कि आपका 2022 में फिर से सिलेक्शन हो एंड ऑन द डिजायर्ड पोस्ट जो आपकी ड्रीम पोस्ट है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन इंडियन एस्पिरेंट शो। थैंक यू। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इंडियन एस्पिरेंट शो पर? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहले देखती थी ब्रॉडकास्ट, जब 19-20 के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मैं नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेट, तो मैं देखती ज़रूर थी और मुझे ऐसा लगता था मुझे भी जाना है और एक दिन अपनी जर्नी शेयर करनी है और बताना है लोगों को कि हाँ, जीवन में अप्स डाउन आते हैं, बस आप चलते रहिए और आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। मैं बहुत खुश हूँ। अमेजिंग, थैंक यू सो मच वंस थैंक अगेन। यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द वेरी एंड। इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की, रश्मि जी के अप्स एंड डाउन्स के ऊपर भी हमने बात किया, इनकी स्ट्रैटेजी पे भी बात किया और साथ ही साथ लाइफ इन जनरल के बारे में भी बात किया है। अगर आपको लगता है कुछ और ऐसे सवाल हैं जो हम नहीं पूछ पाए हैं और आने वाले पॉडकास्ट में पूछे तो मेक श्योर कि आपको कमेंट में हमको वो ज़रूर बताएं। इस एपिसोड को अपने हर दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो MPPSC या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट वंस अगेन।